हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसका, झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं। अंजलि तुम एकदम चुपचाप है। तो झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं, कौन सा नोटिफिकेशन है ये? 2026 वाला नोटिफिकेशन है ना। 2026 वाला। अरे नींद में तो नहीं ना हो अंजलि? हाँ। तो उसमें हम लोग पहला वाला तो करा चुके थे चैप्टर, याद है ना तुम लोग को। जी सर। अब हम लोग कर रहे हैं दूसरा वाला भी, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, यानी एनईपी 2020 और एनसीएफ। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोनों को फॉलो करना है। दोनों को क्या करना है? फॉलो करना है। तो ठीक है, चार पार्ट में बांटे नोट्स को। तो पहला वाला पार्ट देखो। पहला वाला है हमारा क्या? देखो यहाँ पहले दिखा देते हैं। अब बाल विकास का सिद्धांत और अवस्था जो है उसको हम लोग देखना है किससे जुड़ना है, एनईपी 2020 से, और एनसीएफ ऐसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। यहाँ जो सिलेबस में दिया है ना, एस ई, तो एस का मतलब क्या हो गया ना, स्कूल, और ई का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन। उसके साथ जुड़ना है तुमको दोनों को। तो सबसे पहले बाल विकास का परिचय में, बाल विकास खाली सिर्फ शारीरिक वृद्धि तो नहीं ना होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें फिजिकल आएगा, कॉग्निशन आएगा, सोशल आएगा, इमोशनल आएगा, सब कुछ आ जाता है। और पहले भी पढ़ा चुके थे, विकास मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ का अंतर क्या है। ग्रोथ को मापा जाता है, लेकिन डेवलपमेंट को हम लोग एग्जैक्ट माप सकते हैं क्या? नहीं ना माप सकते हैं। नहीं, नहीं माप तो सकते। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या मेन मेन सिद्धांत है। तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी सर। तो पहला वाला सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब, यह बच्चा गर्भ से जो शुरू हुआ है और शुरू होने के बाद कभी रुका है क्या इसका डेवलपमेंट? नहीं। बुढ़ापा आते 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 लास्ट मतलब जन्म से मृत्यु तक ये चलता है। इसको बोलते हैं कंसेप्शन, यानी गर्भाधान से लेकर के डेथ, बॉर्न टू टॉम, इसी को बोलते हैं। यह कभी भी नहीं रुकता, बस इसकी गति बदल सकती है। गति यानी यहाँ पे थोड़ा तेज होता है, यहाँ पर स्थिर हो जाता है, और यहाँ पे काफी तेज गति से फिर वो ढलता जाता है। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं सर। नहीं डाउट है तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ये गर्भाधान हो गया। गर्भाधान के बाद में ये वाला हमारा क्या है, इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि हाँ। ये दोनों तो हमारा गर्भाधान में आ गया है ना। ये हो गया हमारा शैशवावस्था। फिर ये क्या है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ये किशोरावस्था हो गया। और ये तो हमारा प्रॉप। प्रौढ़ हो गया। ये दोनों हमारा प्रौढ़ हो गया। ये वाला हमारा मध्य अवस्था हो गया, और ये वाला हमारा वृद्ध अवस्था, और लास्ट में हमारा क्या है, मृत्यु। यानी विकास हमारा कैसी यात्रा है, रुक रुक कर है कि निरंतर है? निरंतर है। निरंतर है। विकास हमारा निरंतर यात्रा है। दूसरा वाला पॉइंट देखो इसमें, बाल विकास का मुख्य सिद्धांत। तो बाल विकास का मुख्य सिद्धांत में पहला तो तुमको बता दिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि ये हमारा हाँ। कैसा चलता है, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक चलता है, चलेगा, यानी कॉन्सेप्शन से लेकर के डेथ, इसी को बोलेगा वॉर्म टू टॉम। बस इसकी गति हाँ, बदलती है। तो ये तो पिक्चर याद रहेगा ना ये। जी सर। ठीक है। दूसरा सिद्धांत हमारा क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसिंग। इसमें क्या होता है, विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। तो निश्चित क्रम का पालन करता है, तो एग्जाम में तो बार बार पूछता है, ये तो जान ही रही हो। सबसे पहले जी क्या है सर। बता सकती हो? दो ही को तो लो। क्रम है ना हाँ, दो क्रम है सर। हाँ। पहला क्या केपलोकाडल। है? हाँ, सेफालोपोडल। हाँ। और सेफालोपोडल में क्या दूसरा होता है जानती हो? सेफालोपोडल में सबसे जी पहले सर। वो सिर का नियंत्रण करता है। हम्म, फिर कंधे का फिर से। नियंत्रण, और धड़ का नियंत्रण, फिर कमर का नियंत्रण, और लास्ट में पैर का नियंत्रण। यानी कि वह कैसे चलता है, स्टार्ट हो हमारा होता है सर से। सर से सेफालोडकल में पाँव। स्टार्ट किससे होता है, सर से न होता है। और फिर धीरे धीरे जी किधर सर। जाता है, पाँव की ओर जाता है। हम्म, तब इसमें सबसे पहले बच्चा देखो अपना, तुम लोग जो जो म्यूट कर रही है, दिव्या हो गई। नहीं सर।
ठीक है, आँख खोलो ना, नींद को जाओ तोड़ो। हाँ सर बैठे अंजलि। हुए हैं। ठीक है अंजलि। अंजलि ज्वाइन करके सो रही है लगता है। देखो पहले धड़ को वो क्या क्या कंट्रोल किया, उसके बाद धीरे से कंट्रोल किस पे करता है, सर के बाद में वो कंधे पे कर नियंत्रण किया। कंधा पे नियंत्रण करने के बाद वो किस पे करता है, धड़ पर नियंत्रण। तब 8 से 10 महीना में बैठना चालू कर रहा है, फिर 10 से 12 महीना में कमर पे नियंत्रण कर लिया। तब ना वो खड़ा होना सीख लिया। और फिर लास्ट में क्या इस पे हाँ, करता है, पैर पर नियंत्रण, यानी कि वो अब चलना दौड़ना शुरू कर ले रहा है। तो बताओ कौन सा है ऐसा विकास है जिसमें सबसे पहले वह अपने सर पर नियंत्रण करता है। सेफालो सिपोल हाँ सेफा और लास्ट लोकोडल में, और लास्ट में कहाँ पर नियंत्रण होता है उसका, पैर पैर पे पर। जाता है। दूसरा हमारा क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में सबसे पहले नियंत्रण कहाँ पर होता है, शरीर का केंद्र। तो शरीर का केंद्र क्या कहाँ है तेरा, बताओ, पेट है, पीठ है, यही ना है। जी तो सर। सबसे हाँ पहले पेट पीठ पर नियंत्रण करेगा 6 से 8वां महीना में। उसके बाद वो क्या करेगा, कंधे पर नियंत्रण करेगा 8 से 10 महीने में। और उसके बाद वो कोहनी पर नियंत्रण करेगा 10 से 12। और फिर कलाई पे नियंत्रण करेगा 2 से 3 साल में, और फिर अपनी उंगली पे। यानी कि ये वाला बच्चा सबसे पहले लिखना चालू कर देगा। ये बच्चा जिसका होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल, वह पहले लिखना चालू करता है। क्या करता है, पहले लिखने। लिखना चालू करेगा, यानी तो पहले हाथ से इशारा करना चालू करेगा। सबसे पहले हाथ से क्या करेगा, इशारा करना चालू करेगा। अच्छा, बोलना कौन चालू करता है, तो बोलना ये वाला, क्योंकि पहले सर का ना होता है। जब सर का नियंत्रण होगा सेफा तो ये वाला सबसे पहले बच्चा बोलना, बच्चा इसमें पहले क्या करता है, बोलता है। समझ में आ रहा है। ये सर। जी। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। सेफालो। ठीक है, तो ये सेफालोपोडल यानी कि विकास जो है तो सर से पैर की ओर होता है। तो सर से पैर की ओर होता है, तो देखो ये वाला बहुत मेहनत से बना है पिक्चर, ये वाला हेड टू टो, इसी को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेड टू टो। कितना अच्छा से ये बच्चा देखो, पहले क्या कर रहा है, गर्दन को हिलाने का प्रयास कर रहा है। कब, 0 से 3 महीना में। फिर क्या कर रहा है, कंधा के ऊपरी धड़, यानी कि अब ये कंधे को कंट्रोल कर रहा है। और इसके बाद क्या करेगा, धड़ का सहारा लेकर क्या कर रहा है, 6 से 10 महीना में बैठ जा रहा है। और कूल्हे और पैर का नियंत्रण 10 से 18 महीने में कर रहा है, फिर 18 महीने और उससे आगे लास्ट में क्या कर रहा है, पैर और उंगली का, यानी अब बच्चा चलना चालू कर लिया। तो ये जो पिक्चर लगाए हैं वो किसका है, प्रॉक्सिमोडिस्टल या सेफालोपोडल है, ये बताना। लोकोडल। सेफालो। सेफालोपोडल है। इसका सार क्या नहीं कर रहा है, शिशु पहले सर और गर्दन पर नियंत्रण पाता है, फिर कंधे और धड़ पर, और फिर कूल्हों और पैर पर, और अंत में पैरों और पैर की उंगलियों पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। यह काम हेड टू टो जाता है। कौन से आता है, हेड टू टो, सेफालोपोडल में। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट आ रहा है किसी को। नहीं सर, नहीं हम लोग तो कई बार पढ़े हैं ना, इसीलिए समझ में आ रहा है। बन आ ठीक रहा। है, ठीक है, इतना समझ में अच्छा आ सर रहा। पढ़ा नहीं था। हाँ, हाँ, अभी भी रश्मि, रश्मि को सोई भी है, रश्मि को आना था। रुकना एक मिनट। पिक्चर लगा दे रहे हैं जानती, क्योंकि लास्ट वाला एग्जाम में क्या करना, क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट लेना पिक्चर का। तो तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं ये पड़ेगा, खाली इमेज देखोगे ना, इमेज देखोगे और उसी में तुम्हारा हो जाएगा। हम्म, तुरंत तुरंत हम लोग क्वेश्चन भी सोचना कर ही लेंगे। कहाँ गया, रुक जा। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो। दूसरा हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या, विकास हमारा केंद्र से बाहर जाएगा, सेंटर टू क्या पेरिफेरी जा रहा है ना।
यानी यहाँ पहले रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण है, फिर हाथों पर, और लास्ट में कहाँ पर, उंगलियों पर होता है। तो इसको हम लोग देख लो। सबसे पहले कहाँ पर जा रहा है कंट्रोल, बताना जरा। रीढ़ की हड्डी, धड़ और रीढ़। रीढ़ रीढ़ की की हड्डी में। देखो सबसे पहले ऐसा क्या बन रहा है एकदम मजबूत, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी। रीढ़। रीढ़। रीढ़ की हड्डी देखो एकदम यस। बस शरीर के बीच में है क्या, एकदम केंद्र में है कि नहीं बना हुआ यहाँ पे, बना हुआ है सर। है। है ना, केंद्र में बना हुआ। तो जब ये हम्म। बीच का केंद्र मजबूत होगा, यानी पूरा का पूरा इसका पीठ और पेट पे सबसे पहले ना कंट्रोल कर लेगा वो। हाँ। हम्म। तो इसीलिए यहाँ 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 धड़ और रीढ़ की स्थिरता होती है, यानी यहाँ ट्रंक पे कंट्रोल पड़े करेगा। सबसे पहले कंट्रोल किस पे करता है, ट्रंक पे करेगा कंट्रोल। और जब ट्रंक पे कंट्रोल कर लेगा रीढ़ की हड्डी पे, उसके बाद वह इससे हाथ जब फैलेगा तो भैया इसके बाद तो इधर ही ना कंट्रोल करेगा, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ को। यानी फिर दूसरा हम्म। स्टेज में आएगा कि फिर नियंत्रण करेगा हाथ, यानी ऊपरी अंग पे। तो ऊपरी अंग, अब देखो ये हाथ को हिलाना डुलाना चालू कर दिया, हिलाना डुलाना चालू कर दिया है, और अंत में नियंत्रण करेगा उंगली पे। तो सूक्ष्म क्रिया, यानी इसको ऐसा पकड़ लेगा। तो ये वाला बच्चा देखो, दो गो स्किल होता है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है फाइन। तो बता ये वाला बच्चा पहले क्या करेगा, ग्रॉस की फाइन करेगा यहाँ पे, मैंने जल्दी कर लेता है ये लोग। सबसे पहले तो ये लोग हम्म। बच्चा जल्दी ग्रॉस कर देगा, हाँ। और ग्रॉस करने के बाद फिर से ये वाला बच्चा क्या करता है, फिर से जल्दी से फाइन वाला में आ जाता है। ये वाला इसमें हम्म। जल्दी हो जाएगा। और वो पुराना वाला में भी, सिफालोकाडल में भी याद रखना, वहां भी ग्रॉस ऑफ फाइन होगा, लेकिन वहां थोड़ा सा देर से होगा। हम्म। ग्रॉस ऑफ फाइन याद है ना क्या होता है, हम्म। क्या होता है ग्रॉस ऑफ फाइन। सर ग्रोथ में बच्चा जो है पूरे मतलब मांसपेशी हाथ का हाथ इस्तेमाल हाथ। करता है। हाँ मांसपेशियों का ये करता है। और फाइन में और सब फाइव मोटर। कम मांसपेशी का हाँ इस्तेमाल करता कम, हाँ कम का इस्तेमाल करता है। है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे इसलिए लिख दिए है, यहाँ पे जब पूरा का इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे देखो ग्रॉस, यहाँ लिखा है ना, हाँ बच्चा ये ग्रॉस सर। प्रोग्रेशन में है। और ग्रॉस के बाद में अब यहाँ कहाँ जा रहा है, फाइन मोटर कंट्रोल, यानी वो फाइन फाइन में चला है। तो ये जो चित्र लगाए हैं, किसका है बताओ। ये प्रोक्सीमोडी। ये मॉडल है प्रोक्सीमोडी। पूरा। हाँ प्रॉक्सिमो डिस्टल मनुष्य। है। प्रॉक्सिमो डिस्टल याद रखना, उसमें बीच में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी डेवलप होना चालू करता है, जिसके कारण इसका पेट और पीठ जुड़ता है, जिसको जिसको हर जगह बोलेगा केंद्र से बाहर की ओर। ये केंद्र हो गया, यहाँ से हो गया बाहर, यही ना बोलता है हिंदी में, केंद्र से बाहर की ओर। जी सर। ठीक है। तो सारांश तो समझा दिए कि सबसे पहले केंद्र यानी रीढ़ और धड़ बनेगा, फिर बाहर वाला हाथ अंग, फिर उंगली, उंगली यानी ग्रॉस, और फिर फाइन। यही है समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमल डिस्टल विकास का सिद्धांत। हाँ। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में तो अच्छे से समझा दिए तुमको, फिर भी इसको बच्चा हाँ। को एक बार सुला दिए थे, एक बार खड़ा कर दिए, बोले बाबू नींद से जागो। अब देखो बच्चा एकदम सुबह सुबह 4 बजे नींद से जग गया, खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो हमारा विकास का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, केंद्र से हो रहा है। तो केंद्र यानी क्या हो यस गया, सर। यही वाला बीचों बीच ना हो रीढ़। गया हमारा। ये हमारा हो गया बीचों बीच, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, हमारा केंद्र। बिचौलिया। यानी कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण हो गया। तो विकास की दिशा हम्म। को देखो, या केंद्र से क्या कर रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो जब बाहर की ओर जा रही है, यानी फिर इसका बच्चा क्या बनेगा, हाथ की तरफ में जाएगा हाँ। डेवलपमेंट। यानी पहले तो हम्म। ये कंधा उंधा एकदम मजबूत हो गया, यानी कंधा यानी कि प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल हुआ। उसके बाद फिर क्या होगा, कंधा के बाद कोहनी, कोहनी के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, हाथ, और हाथ के बाद क्या आ रहा है, उंगली। तो उंगली से, यानी सारा उंगली वाला ये ग्रॉस हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा ग्रॉस। क्योंकि सारा मांसपेशी इस्तेमाल कर रहा है, जब एक मांसपेशी का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, ये वाला फिर हमारा फाइन हो गया। हम्म। पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। आया, ठीक है। प्रॉक्सिमल, ये जो प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल यानी कि कंधा, इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है प्रॉक्सी मॉडिस्टल, प्रॉक्सी मॉडिस्टल, इसी के नाम से दिया गया नाम इसका। तो देखो मुख्य बिंदु में विकास शरीर के केंद्रीय भाग यानी कि रीढ़ की हड्डी कंधे से शुरू होकर धीरे धीरे बाहरी भाग यानी हाथ और उंगली की ओर बढ़ता है, इसे ही समीप दूराभिमुख विकास कहते हैं, प्रॉक्सी मॉडिस्टल कहते हैं इसको।
अच्छा, अगला है देखो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अरे इसमें नहीं डाले हैं क्या? अच्छा ठीक है। एक अगला सिद्धांत देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब प्रत्येक बच्चे के विकास की दर, रेट अलग अलग होती है। तो हम्म। रेट अलग अलग होती है, कोई बच्चा जल्दी विकास कर जाता है, कोई बच्चा धीमे से विकास करता है। इसीलिए एनईपी 2020 इसी सिद्धांत के आधार पर क्या करती है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग पर जोर देती है। यानी जैसा देश वैसा भेष, जो जैसा सकेगा हम उसको वैसा ही पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाते हैं? एनईपी 2020 कौन सा सिद्धांत के अनुसार चल रही है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो बताता है कि सभी में विकास की दर समान होती है कि असमान होती है, बताना जरा। समान होती आस है सर। समान होती है। डर असमान तो सर होती है। हाँ, असमान। दर जो होगा क्या, वह असमान होगा। लेकिन अगर पूछेगा क्रम क्या होता है, तो क्रम तो हमारा वही समान। होगा। क्रम तो वही जो हाँ। बता दिए, जैसा चलेगा जैसे। वो फिक्स है। क्रम तो हमारा समान होगा, जो जो बताया वैसे को फॉलो करता है। लेकिन दर जो होता है ना, वो असमान होता है। हाँ समान है। इसीलिए अलग अलग दर के अनुसार अलग अलग हम लोग शिक्षा की नीति बनाए हैं, जो कि व्यक्तिगत शिक्षा के अनुसार चलता है। अब देखो सबसे पहले हम्म। क्या क्या होता है, तो समान पहला हो गया हमारा स्पीशीज। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक में होता क्या है कि बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है और बाद में क्या करेगा, विशिष्ट कौशल सीखता है। सामान्य से विशिष्ट जा रहा है। उदाहरण के लिए पहले पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ेगा और फिर उंगली का प्रयोग करेगा। उपयोग करेगा। जैसे मुट्ठी से कलम पकड़ेगा और बाद में मात्र दो उंगली की सहायता से कलम से एबीसीडी लिखना चालू करेगा। देखो यहाँ समान से विशिष्ट की ओर। बच्चा पहले समान प्रतिक्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट कौशल सीखता है। जैसे सामान्य में देखो 0 से 3 महीना में कुछ भी चीज दे दो, बच्चा क्या करेगा, उसको पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? हाँ पकड़ते सर। पकड़ते। थोड़ा सा उसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पर देखो है ना, हम नवजात बच्चा को कुछ भी दे देंगे तो वह सामान्य से हरकत करता है। क्या, कुछ ही भी खिलौना को दे दो चुपचाप से पकड़ लेगा। बच्चा हाथ पैर चलाएगा, पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से गतिशील रहता है। कुछ भी खिलौना दे देंगे क्या करेगा, वो पकड़ेगा या चूसने का कोशिश करेगा। देखो ना उन लोगों को। लेकिन धीरे हम्म। धीरे क्या होता है, अब जब से 3 से 6 महीना का हो जाएगा तो बच्चा वस्तु को पूरे हाथ यानी पूरा पंजा से पकड़ेगा। धीरे धीरे इसका क्रम बदल रहा है। अब थोड़ा यह क्या कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है। अब 6 से 9 महीना में हो रहा है। तब अब क्या करेगा, दाहिना हाथ से लिया और बायां हाथ में डाल दिया, फिर बायां हाथ से लिया और दाहिना हाथ में डाल दिया। मैंने अब विशेष तरीके से काम कर रहा है। पहले दोनों हाथ पकड़ता था, अब धीरे धीरे एक हाथ से हम्म। लेकर दूसरा हाथ में ले रहा है। और लास्ट में वो क्या करता है, लास्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बच्चा जो है एकदम कम उंगली का इस्तेमाल करता है, खाली अंगूठा से पकड़ लेता है। 9 से 12 महीना होगा। देखो यहाँ एक हल्का सा दिखा दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे यहाँ पे? दिख रहा हम्म। है? तो ये वाला जान, अच्छा तो यहाँ मांसपेशी का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या हो गया बताना, कम हो गया। कम होने लगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत ज्यादा था, दोनों हाथ को मिलाया था। यानी कि यहाँ पर मांसपेशी का इस्तेमाल क्या था, शुरू में ज्यादा। ज्यादा था। और लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में देखो अब बच्चा क्या करेगा, स्पेशल काम करेगा। यानी बच्चा उंगली का उपयोग करके पेंसिल पकड़ना, बटन दबाना और यहाँ एबीसीडी लिखना चालू कर देता है। तो ये जो ए और बी जो हम्म। दिख रहा है वो विशेष हुआ कि नहीं, बताओ तो? हुआ सर। हुआ। हुआ ना। तो यानी ये वाला हम्म। घटना क्या कहलाएगा, ये वाला घटना तो कहलाएगा सामान्य। ये क्या कहलाएगा, सामान्य ना। अच्छा, और ये वाला हम्म। घटना सामान। क्या कहलाएगा, ये वाला, तब ये वाला विशिष्ट कहलाएगा। विशिष्ट। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं। कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो हमको क्या पता चला, विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। बच्चा पहले सामान्य और व्यापक गतिविधि करता है और फिर धीरे धीरे विशिष्ट और सूक्ष्म कौशल कौशल में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। अभी और एक क्लास का लिंक भेजेंगे, उस पे एमसीक्यू करेंगे हम लोग, है ना। जी। देखो अब हाँ अगला सर। दिखा रहे हैं हम लोग, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है क्या,
विकास में विभिन्न अंग और कौशल एक साथ मिलकर कार्य करना सीखते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्ट्स टू द होल, एक साथ का मतलब समझो कि यह बच्चा भी कितना सारा अंग का इस्तेमाल कर रहा है। देखो तो जरा सा गौर से देखो, अभी यह बच्चा जब लिख रहा है तो आंख का इस्तेमाल किया, मस्तिष्क का जी। इस्तेमाल कर रहा है, हाथ का इस्तेमाल कर रहा हम्म। है, कान का इस्तेमाल जी कर रहा है, कर। अपना इमोशन का इस्तेमाल कर जी। रहा है। और सब कुछ वो हर करते हुए देखो, जगह यहाँ पर एक ड्राइंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है यहाँ पे, बना रहा बना है। रहा है। बना रहा है ना। तो ये इसी को कोऑर्डिनेशन हुआ ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्ट्स टू द होल। पार्ट यानी अलग अलग पार्ट था, सारा पार्ट अलग अलग को कोऑर्डिनेट किया और एक होल के रूप में क्या बना दिया, बहुत सुंदर से एक चित्र बना दिया। बनाया कि नहीं। जी तो बनाया। यह सोचो, अगर खाली आंख का इस्तेमाल करता तो बनता क्या, या खाली दिमाग का केवल एक ठो का इस्तेमाल करेगा तो कभी नहीं बनेगा। यानी ये हुआ हमारा एकीकृत। एकीकृत या अभी हम्म हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, एकीकृत ना कर रहे हैं। दिमाग लगाए, कान लगाए, ध्यान लगाए, क्रिएटिविटी लगाए, पिक्चर लगाए, आइडिया लगाए, तब नहीं वाला पीपीटी बना। फिर बोल भी रहे हैं। हम्म तो हम लोग एकीकृत कार्य का परिणाम है। तो जब सभी अंग और कौशल एक साथ समन्वय में कार्य करते हैं तभी संपूर्ण और कार्य हमारा क्या कहलाता है, सफल कहलाता है। जैसे मान लो अभी मनीष सर और अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो मनीष सर, अमित सर और दिवाकर सर का जो कार्य है वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्ट्स टू द होल। यानी हम लोग एकीकृत कार्य कर रहे हैं। एकीकृत का मतलब सब टीचर मिलकर अपना अपना हिस्से का सिलेबस खत्म कर रहा है। हम्म तो ये वाला सिद्धांत का क्या नाम है, बता सकती हो। एकीकरण एकीकरण। का इंटीग्रेशन। हाँ एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा ये। इंटीग्रेशन। ये कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत, यानी भागों का समन्वय पूरे विकास की कुंजी होती है। थोड़ा सा और एक चीज बच रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं, कुछ कुछ छूटा है क्या। देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में एक तो आनुवंशिकता हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट। तो आनुवंशिकता, ये तो हम बहुत पहले तुम लोग को डीप में पढ़ाए थे, आनुवंशिकता क्या होती है। तो हम्म आनुवंशिकता वाला देखो, आनुवंशिकता का मतलब तुम्हारा जैसा मम्मी और पापा का आंख रहेगा वैसे ही ना तुम्हारा भी आंख बनेगा। तो ये तो डीएनए जी। से चला जाता है। यानी ये हमारे शरीर के हम्म बनावट, बुद्धि का स्तर, रुचि, स्वभाव और क्षमता सब कुछ पर एक लिमिट लगा देता है, कौन, हेरिडिटी। दूसरा पर्यावरण। हम्म पर्यावरण का मतलब है, मान लो एक पहलवान का बच्चा पैदा हुआ, दारा सिंह है ना, दारा सिंह का बच्चा पैदा होगा और न 10 महीना तक ना उसको लोग खाना नहीं देगा, खाने के लिए बोलेगा अरे ये तो दारा सिंह का बेटा है ना, ये भी दारा सिंह बनेगा। अरे तुम दूध रोटी नहीं दोगे तो वह दारा सिंह क्या बनेगा, वो तो बेचारा लाचारा सिंह बन जाएगा, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। यानी इन्वायरमेंट भी तो जरूरी है। तो विकास को प्रभावित हम्म दो चीज करेगा, पहला करेगा हेरिडिटी, दूसरा करेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब जैसा तुम्हारा परिवार है, जैसा तुम शिक्षा दे रहे हो, जैसा तुम्हारा दोस्त लोग है, जैसा तुम्हारा आसपास का माहौल है ना। जंगल में रह रही हो, वायु शुद्ध है तो स्वस्थ रहोगी, रूंगटा के बगल में जाकर रहोगे तो खाली प्रदूषण वाला हवा लोगे तो बीमार रहोगी। और तुम्हारा कल्चर, हम्म आसपास का कल्चरल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल प्रभावित करता है तुम्हारा मीडिया। ज्यादा व्हाट्सएप चलाओगे, ज्यादा फेसबुक चलाओगे, ज्यादा इंस्टाग्राम चलाओगे तो उसका कुछ और असर पड़ेगा, हम्म देखे हो ना। तो हम्म, कुल जी। मिलाकर के हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक को भी समझ गए, हम्म, समझ गए हैं ना। जी। अब समझ देखो गए। यहाँ पर हमारा एनईपी 2020 का रोल आता है। एनईपी जब जान गया कि भैया पर्यावरण में भूमिका निभाता है, तो वातावरण को बोलता है कि वह कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। सक्षम होना चाहिए ताकि बच्चे का क्या करे, पूर्णतः विकास हो। तो पूर्णतः विकास हो तो सक्षम का मतलब क्या होता है, देखो कई गार्जियन अपने मम्मी पापा अपने बच्चे को असफलता पे टोक देते हैं, दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, वो सब ज्यादा अच्छा नहीं होता है। वातावरण हमेशा सुरक्षित होना चाहिए, वातावरण हमेशा हाँ समावेशी। मतलब कमजोर बच्चा है तो भी उसको प्यार से लेके चलो, डांट डपट हम्म तुलना मत करो। अच्छा, उसका पर्यावरण हमारा सपोर्टिव होना चाहिए, यानी अगर बच्चा फेल कर रहा है तो उसका हिम्मत बढ़ाओ, सब मदद करो, उसको दुत्कारो नहीं, है ना। और पर्यावरण कैसा होना चाहिए, प्रोत्साहन देने वाला, ठीक है इस बार पास नहीं किया अगली बार पास करेंगे। और पर्यावरण हमारा होना हम्म चाहिए रचनात्मक और खोज परक। रचनात्मक और खोज परक में
टाइमर चालू हो गया तो 10 मिनट इंतजार करना होगा तुम लोग, है ना? लिंक भेजेंगे दूसरा वाला तो। जी जी सर। ठीक है। तो ऐसा सक्षम वातावरण प्रत्येक बच्चे को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। तो चलो एनईपी के अनुसार पहला वाला दिव्या बताना कि समावेशी पर्यावरण का क्या मतलब होता है, बताओ तो जरा। दिव्या है कि खलास हो गई है? हाँ है। है। समावेशी पर्यावरण क्या होता है? जिसमें सब कुछ होता है सर। हाँ, परिवार जिसमें रहता है, सब सबको रहता सबको लेकर चलते, समावेश हो जाओ, गरीब भी अमीर भी, लंबा बच्चा भी छोटा बच्चा भी, तेज बच्चा भी और बुद्धू बच्चा भी, सबको समावेश। देखो यहाँ रुक जाओ, थोड़ा सा जूम करेंगे तब समझ में आएगा। हम यहाँ पर कुछ बनाए हैं, क्या बनाया पता है तुम लोग को? यहाँ पे देखो, एक दूसरे का हाथ मिला रहा है, दिखाई दे रहा है तुम लोग स्क्रीन पे? हाँ दिख है। रहा है सर। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है सर। ये दिख रहा है ना? तो हाथ मिला यानी दोस्ती करके चलो, आपस में प्यार लेकर के चलना है। समावेश का मतलब हम सबको अपने अंदर समाएंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे तेज बच्चा हो चाहे बुद्धू बच्चा हो, चाहे वो बहुत जल्दी रोने वाला हो चाहे बहुत जल्दी झगड़ा करने वाला हो, चाहे विकलांग हो चाहे सामान्य हो, हमको पर्यावरण में सबको साथ लेके चलना है। वही हो गया समावेशी। यहाँ दो वो हाथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया हाँ समावेशी। जी। चलो दूसरा वाला चांस है किसका? अंजलि का, जो अभी तक एकदम खामोश है। अंजलि बताओ, जग रही है तो बताओ, सो रही है तो सोते रहो फिर। अंजलि दूसरा वाला का एक्सप्लेन करो। दूसरा वाला हमारे पास में है सहायक, सपोर्टिव वातावरण। हमारा एनईपी क्या बोलता है कि वातावरण हमारा सपोर्टिव होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? नहीं मालूम है? अच्छा ठीक है, तीसरा वाला बताओ, ये मनीषा तुम बताओ। मनीषा प्रोत्साहन, यस सर। बताओ ये तीसरा वाला, सॉरी वही जो सपोर्टिव, उसका मतलब बताओ। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति का जो अच्छा प्रदर्शन करने में या फिर किसी विशेष व्यवहार में प्रेरित करेंगे उसको, या जो कुछ हाँ भी करने के लिए उसको उत्साहित करेंगे उसका, या हाँ प्रेरित सही करेंगे। सही, ठीक कह रही है। वातावरण हमारा सपोर्टिव का मतलब है कि कोई बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है, गणित में दिलचस्पी है, तो हम लोग उसको गणित वाला किताब देंगे, कॉपी देंगे। किसी बच्चा को डांसर बनना है तो डांसर वाला में उसको सहयोग करेंगे, माने उसको सपोर्ट करेंगे जहां उसकी दिलचस्पी है, अपनी मर्जी थोपेंगे नहीं अपनी। कई लोग सोचते हो कि कई के बच्चे मैथ में बेवकूफ है लेकिन फिर भी 11 12 में गार्जियन बोलेंगे नहीं बेटा साइंस ले लो, तो वो सपोर्टिव हुआ क्या, बताना जरा? नहीं। नहीं। सपोर्टिव नहीं हुआ, वो नहीं। कुचलने वाला बात हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब रासमनी तेरा चांस है। नर्चरिंग का मतलब बताओ। यहाँ पे एनईपी नर्चरिंग जो बोलता है, वो नर्चरिंग का क्या मतलब होता है, रासमनी बताओ। प्रोत्साहन देने वाला, मतलब कि हाँ बच्चा कुछ भी अगर करना चाहे तो हमको उसको प्रोत्साहन देना है कि हाँ ये कार्य करना है। ठीक है, जैसा मान मान लो एग्जाम दिया है, फॉर्म और सेंटर दे दिया रांची। हाँ अब रांची है तो तेरे हस्बैंड चिल्लाएंगे, अरे रांची इतना दूर, पैसा तो खर्चा होगा, पढ़ाई लिखाई है नहीं, तैयारी है नहीं, नहीं जाएंगे रांची। तो ऐसा ये नहीं बोलना है। एग्जाम्पल हो गया कि यह प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, जबकि कैसा होना चाहिए? रांची नहीं। है, अरे छोड़ो रांची, क्या तुमको अगर सेंटर मान लो वाशिंगटन दे दे तो भी हम वहां तुमको ले जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ये हो गया हमारा नेचर इन नर्चरिंग, यानी प्रोत्साहन देने वाला। और ये चांस है रायमनी का। रायमनी चल तुम बताओ, रचनात्मक और खोजपरक का क्या मतलब है यहाँ पे? सर इसमें क्या बोलेंगे। वातावरण रचनात्मक होना चाहिए। तुम देखो, तुमको मैथ हाँ। में मन नहीं लग रहा तो तुम टीजीटी का तैयारी करो, टीजीटी में मन नहीं लग रहा तो जीपीएससी का तैयारी करो, खोजो, क्रिएटिविटी दिखाओ तैयारी अपना। कर दूसरा बस का तैयारी कर रहा उसमें मैंने ये तो एक मजबूर। एग्जांपल दे दिया।
बच्चों में रचनात्मकता का बढ़ावा देते हैं। पेंटिंग वेंटिंग करवाता है ना स्कूल में, देखते हो, डांस वांस करवाता है ना, कल्चरल एक्टिविटी करवाता है ना, खुद से को प्रोजेक्ट दे जी। देगा, जा जा करके बनाओ, तो वही तो हो गया हमारा। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अनुवांशिकता हो गया और हमारा पर्यावरण हो गया, ठीक है। पर्यावरण। ये भी हमारा हो ही चुका है। अब अगला वाला हम लोग आते हैं, टाइम कम है थोड़ा। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, इसका वाला डाले हैं कि नहीं डाले हैं? रुको एक बार थोड़ा सा छोटा करने दो। देखो, अब एनईपी 2020 और एनसीएफ, पहले ये वाला थ्योरी को देख लो, फिर बाद में इमेज को देखेंगे, है ना। हम्म। सर एक जगह लगी ना इसको। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट तक लाते हैं एक जगह, है ना। आया, आया सर। ले लो जल्दी से। हुआ, जी सर। ठीक है। एनईपी 2020 और एनसीएफ, एनसीएफ के बाद में एसई का मतलब क्या है यहाँ पे? एस का मतलब स्कूल और ई का मतलब एजुकेशन, और ये नेशनल एजुकेशन। करिकुलम फ्रेमवर्क है। देखो, यह विकास की अवस्था को पारंपरिक यानी 10+2 का ढांचा से बदल करके कहाँ कर दिया, 5334 में कर दिया है। तो मेरे पास 3 मिनट है, 3 ही मिनट में हम लोगों को समझना है। तो समझना है तो आओ, सबसे पहले विकास का मुख्य केंद्र देखो। फंडामेंटल स्टेज को क्या माना है? 3 से 8 साल, है ना। 3 से 8 साल फंडामेंटल स्टेज है, यहाँ पर खाली खेल आधारित शिक्षा देंगे, इसलिए प्ले स्कूल को खोला गया है। और ईसीसी कराएंगे। दूसरा हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 8 से 11 साल है। तो 8 से 11 साल में हम लोग क्या कराते हैं? भाषाई कौशल और संख्यात्मकता, क्योंकि याद रखना यहीं पे भाषा का विकास बहुत तेज से होगा। हाँ। न्यूमरेसी कराएंगे थोड़ा सा प्रिपरेटरी स्टेज में, इसको रट लेना, एग्जाम में लड़ेगा। मिडिल स्टेज वाला पूछेगा, मिडिल स्टेज वाला क्या है? 11 से 14 साल। तो 11 से 14 साल में अमूर्त सोच विकसित होती है। और सेकेंडरी स्टेज तो जीन पियाजे वाला भी देखे हो नहीं? अच्छा, जी। ठीक है। जी सर। तो अब हमारे पास में सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 आ गया। तो 14 से 18 में यहाँ हमारा आएगा क्या? आलोचनात्मक सोच, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, और पहचान क्रिटिकल। निर्माण। तो तुमको हम पढ़ा चुके हैं, पहचान निर्माण कौन सा सिद्धांत से जुड़ गया? बताओ सत्य हो जरा, कौन सा मनोवैज्ञानिक बोला है? पियाजे। आइडेंटिटी, नहीं, सर एरिक ये एरिक्सन। एरिक नहीं। एरिक एरिक्सन। बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, याद रखना। तो एरिक एरिक्सन यहाँ पे इस्तेमाल हो गया ना यहाँ पे। और यहाँ मिडिल हम्म। स्टेज पे कौन कौन आ रहा था? अमूर्त सोच में तुम्हारा यहाँ जीन पियाजे जाएगा और वाइगोस्की आएगा, सब कुछ पढ़ना होगा यहाँ तुम लोग को। तो अब हमारे पास में 1 मिनट है, 1 मिनट में ये वाला पिक्चर को देख लो। तो 1 मिनट में देखो, यहाँ खेल आधारित फंडामेंटल स्टेज में बच्चे को खिलवा रहा है कि नहीं खिलवा रहा है? आ बाबू मोना और सोना खेलो, देखो खेल खिला रहा है, खेल के माध्यम से सिखाता है। प्रारंभिक विकास भाषा का यहाँ पे करा रहा है। सामाजिक भावनात्मक विकास हो रहा है, जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति हो रहा है। दूसरा है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, यानी 8 से 11, 8 से 11 में भाषा का कौशल सिखा दिए, और न्यूमरेसी, यानी 2 जोड़ 2 कितना होगा, 3 4 कितना होगा। कुल मिलाकर इसमें पढ़ना लिखना सुनना बोलना सीखा, गणना करना सीखा, और तार्किक सोच का विकास। यहाँ जिज्ञासा आधारित अधिगम होती है और आधारभूत विषयों की समझ होती है। तीसरा है मिडिल स्टेज, यानी 11 से 14, यानी अब वो पियाजे वाला स्टेज में पहुंच गया। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ से शुरू हो गया इसका, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में पियाजे वाला जो रटी हो उसको लगा देना यहाँ पर, कि तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच होगा, विभिन्न विषय के बीच संबंध बनाएगा, प्रयोग परियोजना और समस्या समाधान करेगा, और रचनात्मकता का विकास करेगा। लास्ट तुम्हारा 14 से 18, इसके बाद तो 10वीं पास न कर गई। यहाँ क्रिटिकल जी। थिंकिंग होगा और पहचान निर्माण। पहचान निर्माण का मतलब हम कौन है, हमको क्या बनना है, हमको समाज क्या थोप रहा है, हमको क्या बनना चाहिए, है ना। करियर अभिविन्यास और जीवन कौशल, ये सारा कुछ हमारा सीखता है। तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब इंतजार करो 10 मिनट, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। समझ जी। में आया? ठीक है, तो किसी को जी। वेट वेट करना 10 मिनट, फिर हम लोग लिंक भेजेंगे दूसरा। ठीक है, बाय। वैसा।